अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। 2005 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया जिसका नाम था द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट। जो बुनियादी मकसद था, एक तो जो हुकूमत बेजा अखराजात करती है उसके ऊपर चेक लगाना और जो हमारा बजट खसारा बढ़ जाता है उस पर एक हद लगाना। उसके साथ साथ क्योंकि आपको पता है कि ये मुल्क कर्जों पर चल रहा है, तो ये भी मेक श्योर करना कि जो पाकिस्तान कर्जे लेता है वो एक हद से ज़्यादा तजावुज़ ना करें। और एक रिक्वायरमेंट इस कानून की ये भी थी कि इस पर अमल दरामद करने के हवाले से हर साल जो गवर्नमेंट है वो अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी पार्लियामेंट के सामने कि उन्होंने किस हद तक इस कानून के ऊपर अमल दरामद किया। जो रिकॉर्ड है वो आज तक उस पर उस तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ। और शहबाज, एटलीस्ट जो कानून था उस पर अमल दरामद हो ना हो, गवर्नमेंट ये हुज्जत ज़रूर पूरी करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री की हर साल अपनी जो एक रिपोर्ट है इस एक्ट के तहत वो पार्लियामेंट को ज़रूर भेजती है। और इस दफ़ा जो रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है तो कोई मुख्तलिफ पिक्चर तो नहीं है। इस हद तक तो ठीक है कि उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी है, बट जो असल मकसद था उस एक्ट का वो तो शायद अभी तक भी पूरा नहीं हुआ। कामरान, एक तो ये अभी तक ये रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को पेश नहीं की गई। ये तैयार हो गई है रिपोर्ट, इसकी वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। चूंकि हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि दूसरों से पहले काम कर ले, तो हमने उनकी जो तैयारशुदा रिपोर्ट है वो निकलवाई है, तो उसकी जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो हम नाज़रीन के सामने आज रखेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, माजी से कुछ मुख्तलिफ उस तरीके से नहीं है। नंबर्स अपनी जगह पे खुद बात करते हैं। जब नंबर्स बात करते हैं तो फिर पॉजिटिव नेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है और जो किसी का कोई क्लेम होता है वो ख़त्म हो जाता है। आपने सही कहा, ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट लिमिटेशन एक्ट की रिक्वायरमेंट और कानून बनाने का मकसद ये था कि हुकूमत पाकिस्तान के जो अखराजात है वो हद से ज़्यादा ना बढ़ें, उसके जो महसूलात है उसमें मुनासिब इजाफा होता रहे, उसका जो कर्ज है वो कंट्रोल में रहे। इसके कोई साथ और बड़े इंपॉर्टेंटली एक नुकता कि पार्लियामेंट की जो ओवरसाइट है वो भी रहे। और ये कानून 2005 में आया था जब पाकिस्तान में आपको पता है कि मार्शल लॉ पार्लियामेंट तो थी, लेकिन मतलब मार्शल लॉ था, फौजी रूल था, लेकिन उसके बावजूद शौकत अजीज वज़ीर-ए-आज़म थे, उसमें ये कहा गया कि ज़्यादा ओवरसाइट होनी चाहिए पार्लियामेंट की। 5 और 25 में को खास मतलब देखे ना, उसके बाद मैं वही कह रहा हूँ कि 2005 में जब 20 साल में हम शायद यहीं पे खड़े हैं। बिल्कुल मेरा ख्याल है से। और इसमें सवाल आई थिंक हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी जाते हैं। कानून तो मौजूद है। अच्छा, वो मजे के बारे में पढ़ते भी नहीं है। हाँ, ये असल मसला ये है कि ये पढ़ते भी नहीं है। बहरहाल इसकी जो कानून में जो रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट जो वजारत खजाना ने पूरी करनी है, 31 जनवरी तक 2 स्टेटमेंट्स पार्लियामेंट में जमा करवानी होती है। एक डेट पॉलिसी स्टेटमेंट जिसका हम जिक्र इंशाल्लाह अगले हफ्ते करेंगे, और एक फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। फिस्कल पॉलिसी का जिक्र हम आज करते हैं। इसमें एज पर लॉ वैसे कामरान इसके अंदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम इस कानून के अंदर तब्दीलियां लाएगी, क्योंकि जब इनकी ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही थी, डेट रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही थी, तो जो पिछली गवर्नमेंट्स गुजरी हैं जिसमें PMLN की गवर्नमेंट ने गालिबन इसको 2 दफा अमेंड किया, तो वो उसमें कुछ चेंजेस भी किए, उसके बावजूद कुछ ऐसा इन्होंने बाकी रखा, वो भी पूरा नहीं हो रहा। 5-6 बड़ी इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो इन्होंने पूरी करनी होती है, जो पार्लियामेंट को बताना होता है कि टोटल अखराजात कितने हुए थे, टोटल इनके जो रेवेन्यूज थे सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद वो कितने थे, फिर बजट डेफिसिट की क्या पोजीशन रही, जो फेडरल गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है वो कितना रहा, टोटल कर्जा कितना रहा और पर पर्सन कर्ज कितना है पाकिस्तान का। ये 3-4 इंडिकेटर्स इसमें बड़े होते हैं ओवरऑल। इसमें अगर पहले बात कर ली जाए जो फीकस कर्ज है पाकिस्तानियों के ऊपर कितना, जो बड़ा कॉमन फिगर है सबको पता हो, लेकिन उसमें मुसलसल एक इजाफा हो रहा है, बावजूद इसके आबादी में भी इजाफा हो रहा है। अभी जो इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है और इस रिपोर्ट के अंदर जो फैक्ट्स हैं उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, इसको सर्टिफाई किया है सेक्रेटरी खजाना ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने। ये भी लॉ की रिक्वायरमेंट है, वो सर्टिफाई करेंगे और उनके सर्टिफिकेट्स पार्लियामेंट में पेश होंगे नेशनल असेंबली के सामने। तो उसके मुताबिक जो पर पर्सन डेट है पाकिस्तान का, वो फी कस जो हमारा कर्जा है वो कामरान अब हो गया है तकरीबन 3,02,000 रुपया, और ये फिगर है जून 2024 तक का। ये उससे 1 साल पहले ये कोई 2,71,000 होता था,
एक साल के अंदर हर शख्स के ऊपर जो कर्ज का बोझ बढ़ा है वो 31,000 रुपया या 11.5% के हिसाब से उसमें इजाफा हुआ। काफी बड़ा नंबर। इसमें एक चीज क्लैरिफाई कर दें, इसका मतलब ये है ना कि हर शख्स ने वो कर्ज देना है। ये एक एवरेज एक नंबर लिया जाता है जो पूरी आपकी आबादी होती है किसी मुल्क की, और उसका जो कर्ज उस पर इसको डिवाइड कर दिया जाता है। इंटरेस्टिंगली इसमें जो पॉपुलेशन का जो नंबर इस्तेमाल हुआ कामरान, वो 250 या 243 मिलियन नहीं इस्तेमाल हुआ, 235 मिलियन इस्तेमाल हुआ। और उसकी एक टेक्निकल वजह है कि हमारा एक जो इदारा जिसने वो नंबर्स जो है उनको वैलिडेट करना है पॉपुलेशन के, उसने अभी तक वो नंबर्स वैलिडेट नहीं किए लेटेस्ट, तो इसलिए पुराने के ऊपर ही हो रहा। चूंकि ये सरकारी रिपोर्ट है तो हम इसलिए जो उसका जो नंबर है रियलिटी अगर आप लेटेस्ट नंबर्स पर अगर वो करेंगे तो फिर शायद वो नंबर थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें अगर आप 10 मिलियन और ऐड करेंगे या 8 मिलियन जितना भी नंबर इसमें ऐड होता है तो उसमें ये कम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक जो एलिमेंट है, आप ओवरऑल नंबर्स में देखें तो ज़ाहिर कर्जों में जरूर इजाफा हुआ है, बट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी उसमें कमी आई है। अच्छा, ये चूंकि पिछले साल महंगाई बहुत ज्यादा हुई थी, क्योंकि जो जीडीपी का साइज होता है ना उसके दो बड़े उसके फैक्टर्स होते हैं। उसमें महंगाई जो बढ़ती है वो नॉमिनल जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है, फिर एक रियल जीडीपी ग्रोथ होती है। रियल जीडीपी ग्रोथ तो पाकिस्तान की 2.5% थी, इन्फ्लेशन पिछले साल तकरीबन 30% थी एवरेज, तो वो 32% इकोनॉमी के साइज में इजाफा हो गया। तो जिसकी वजह से जो कर्ज, चूंकि इकोनॉमी के साइज नॉमिनल में बड़ा हो गया तो जो कर्जा था उसके लिहाज से एज परसेंट ऑफ जीडीपी कम हो गया। बट अगर एब्सोल्यूट में आप जाएं तो एब्सोल्यूट में जो कर्ज हमारा तकरीबन 63,000 अरब रुपए था जून 2023 में, वो 71,000 अरब रुपए से भी ज्यादा वो उसमें इजाफा हुआ है एब्सोल्यूट टर्म में। इसलिए आपने देखा डेट टू जीडीपी रेशो तो कम हुई, लेकिन एब्सोल्यूट जब इजाफा हुआ तो पर कैपिटा डेट डेट टू जीडीपी रेशो अगर वो कम भी हुई है तो स्टिल गवर्नमेंट वो अपना जो इस एक्ट के अंदर लिमिट रखी है वो 60% है, और 60 नहीं है। आप कितनी है? वो हो गया इस साल का, हर साल में फिर आगे कम होना था, गालिबन 57.5% या 57% के करीब होना चाहिए इस साल। स्टिल उससे को 10% उससे अभी भी ज्यादा है एज परसेंट ऑफ जीडीपी, और 1% तकरीबन 10.5 अरब रुपए का था पिछले साल का। तो आप कह सकते हैं कि जितनी कानून में एक लिमिट थी कर्ज के लेने की या उसको रखने की, वो उससे 10,000 अरब रुपया कानून की लिमिट से ज्यादा। नंबर वन स्टेटमेंट में सवाल है, ये कानून गालिबन खामोश भी है कि जब अगर कोई गवर्नमेंट रेगुलरली और कंसिस्टेंटली इसको वायलेट कर रही है, अमल दरामद नहीं होता, आपके फिस्कल डिसिप्लिन हो और फिर ये कर्जों की वाली बात हो, तो क्या कोई गवर्नमेंट के खिलाफ पेनल्टी भी है, कोई सजा भी है? कुछ सिर्फ वजूहात बतानी पड़ती हैं कि जी ये क्यों ऐसा हुआ है। डेट पॉलिसी स्टेटमेंट में इसका ज्यादा जिक्र आएगा कि मेन रीजंस क्या है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा उसका जिक्र है। एक और जो इसके अंदर इंडिकेटर है ना, जो अगेन कानून की खिलाफ वर्जी है, एज पर द लॉ जो वफाकी हुकूमत का जो बजट का खसारा है वो मैशियत के हजम के 3.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3.5% ऑफ जीडीपी, ये कानून की रिक्वायरमेंट है। इंटरेस्टिंगली जब पिछले साल ये हम बात करें जून 2023 की, जिसमें ये माली साल 2023-24 का बजट पेश हुआ था, उस वक्त जब बजट भी पेश किया गया उस वक्त पीडीएम की गवर्नमेंट थी, तो जो उसका बजट वफाकी बजट खसारे का हदफ ही 7.1% था। रखना आपने 3.5 है कानून के तहत। एक्चुअल बजट अनाउंस किया 7.1% का, और जो डेफिसिट हुआ वो 7.3% ऑफ जीडीपी हुआ, और जो रिक्वायरमेंट है कानून की उसे 4,000 अरब रुपए का खसारा एक साल में हुकूमत ने उस लिमिट से ज्यादा किया जो पार्लियामेंट ने, नेशनल असेंबली ने डिफाइन की हुई है लिमिट इनकी। अब बजट जब आप अनाउंस ही उसे डबल करेंगे जितनी आपकी लिमिट है, इसके ऊपर हुकूमत का एक मौक़िफ़ ये रहा है ट्रेडिशनली कि हम ग्रेजुअली इसको नीचे लेके आएंगे। अब वो ग्रेजुअल कब होना ये किसी को नहीं पता, बस एक हदफ है। और वाली बात है कि जब तक उसकी ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी, जैसे अमेरिका में होता है कि आपका डेट जब एक लिमिट से एक्सीड करता है तो पार्लियामेंट उसको अप्रूवल देती है, वरना गवर्नमेंट बंद हो जाती है वहां पे। और बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स की उन्होंने फंडिंग बंद की है जब तक रिपब्लिकन का डेमोक्रेट्स का एग्रीमेंट नहीं हुआ कांग्रेस के अंदर, और नई लेजिस्लेशन के तहत उसमें एग्जाम्पशन नहीं क्रिएट की या रिलैक्सेशन नहीं दी गई। यहाँ पे भी उसी किस्म का एक कानून लाने की, कानून के अंदर सख्ती लाने की जरूरत है, और इस किस्म की वायलेशन हो रही है और पूछने वाला कोई नहीं है। इसमें जो बजट की मैनेजमेंट है कामरान, इसमें जो टोटल अखराजात इन्होंने रखे थे पिछले साल के जो बजट में, उससे खर्चा ज्यादा हुआ। इसके बावजूद कि तरक्याती बजट जो है वो उसमें इन्होंने 218 अरब रुपए की पिछले माली साल में कटौती की थी। अब सवाल ये है कि जो फिस्कल मैनेजमेंट है जब वो ठीक नहीं होगी तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट है वो कैसे बेहतर हो सकती है, आपके फंडामेंटल्स कैसे ठीक हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक इशू है जिसके ऊपर अभी उस तरीके से हुकूमत जो है वो फोकस नहीं कर पा रही। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वर्ल्ड बैंक ने
आजकल हम वर्ल्ड बैंक का ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं, हुकूमत को ज़्यादा जिक्र शायद नागवार भी गुजर रहा है। वर्ल्ड बैंक ने एक और रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी है कि आप एक डेट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाएं, कि अब इसमें जो मेरी कुछ वजारत खजाना के लोगों से बात होगी, जब कानून से हम कुछ नहीं हासिल कर सके तो कमेटी से हम क्या हासिल कर लेंगे। ये जो कमेटी है इसकी TORs भी कुछ ड्राफ्ट इन्होंने किए हैं, बट अभी तक ये कमेटी नोटिफाई नहीं हुई। 3-4 जो बड़े मकासद हैं इसके, नंबर 1 वो तो ये कह रहे हैं कि इसके जो ये कमेटी ये सारे फैसले लेगी। जो असल मसला है ना जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आप कमेटी बनाओ, कि पाकिस्तान में जो कर्ज भी है ना वो किसी एक जगह पे रिपोर्ट नहीं हो रहा, एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। कुछ कर्जा जो पाकिस्तान लेता है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुक्स के ऊपर होता है, वो सेपरेटली रिपोर्ट करता है। बाकी जो कुछ कर्जा गैर मुल्की है वो इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन में आता है। जो डोमेस्टिक डेटा वो वजारत खजाना उसको कर रही होती है। तो एक फ्रेगमेंटेशन है कर्जों के हवाले से। अभी भी अगर आप देखें, अगर हमारे जो इस साल की गैर मुल्की जो ज़रूरियात है उसकी डेट रिटायरमेंट की, वजारत खजाना का जो नंबर उसमें कोई 18 अरब डॉलर के करीब है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नंबर है उसमें तकरीबन 26 अरब डॉलर, अब 6 अरब डॉलर का उसमें फ़र्क है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो UAE का 3 अरब डॉलर है वो फेडरल गवर्नमेंट की बुक्स के ऊपर नहीं है। UAE से हमने 3 अरब डॉलर का सालाना कर्जा एक हमने वहाँ से रोल ओवर करवाए थे, अभी बल्कि UAE ने उसको रोल ओवर किया है चंद दिन पहले, वो स्टेट बैंक की बुक्स के ऊपर है। इसी तरीके से जो IMF का कर्ज आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की सपोर्ट के लिए, वो भी स्टेट बैंक की किताबों में है, हमारी वफाकी हुकूमत की किताबों में नहीं है। तो एक फ्रेगमेंटेशन है। खर्चा वो प्लानिंग कमीशन वहां से प्रोजेक्ट अप्रूव कर रहा होता है। तो इस हवाले से इसमें वर्ल्ड बैंक का नाज़रीन ये ख्याल है कि अगर इन चीज़ों को बेहतर कर लिया जाए, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स को बेहतर कर लिया जाए, तो पाकिस्तान की जो डेट मैनेजमेंट है वो बेहतर हो सकती है, उसमें शफाफियत आ सकती है और अक्लिटी भी हो सकती है। लेकिन जब तक कवानीन को इस तरीके से सख्त नहीं किया जाएगा कि अगर कुछ ब्रीचेज हुई हैं तो उसके ऊपर कुछ पेनल्टीज हों, कुछ ऑफिशियल्स पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, तब तक ये रिपोर्ट्स आती रहेंगी, पार्लियामेंट के सामने पेश होती रहेंगी। 20वीं रिपोर्ट इस दफ़ा भी पेश हो जाएगी। 2005 का कानून है, अमल दरामद कभी नहीं हुआ। अमल दरामद तब होता है जब हुकूमत अपने अखराजात को सही तरीके से कंट्रोल कर सके। जिस किस्म के अखराजात आजकल हो रहे हैं, जो असल जो कटौतियां लग रही हैं कहीं और जगह पे लग रही हैं, बट ओवरऑल जो एक बहुत बड़ा खर्चा जो हुकूमत के ऊपर था जिसमें आगे आने वाले दिनों में कमी होगी वो था कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी। अब इंटरेस्ट रेट अब तकरीबन 13% पे आ चुका है स्टेट बैंक का। उम्मीद है कि 27 जनवरी को जब नेक्स्ट मीटिंग होगी स्टेट बैंक की तो उसमें फर्दर इसमें कटौती जो है रेट में एक्सपेक्टेड है। बल्कि यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट का जो नंबर है काफ़ी हद तक पाकिस्तान का बेहतर होगा। क्या इससे पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे और क्या इस नंबर के बेहतर होने से जो ओवरऑल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है एक्सटर्नल डेट की वो कुछ कम होंगी या नहीं, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। मईशत की बात कर रहे हैं तो एक अच्छी खबर इस एतबार से है कि पाकिस्तान में जो करंट अकाउंट है उसने पहले 6 माह में 1.2 अरब डॉलर का सरप्लस रिपोर्ट किया और ये गुज़श्ता 15 सालों में सबसे बेहतरीन नंबर है। और अगर आप कंपैरिजन करें तो पिछले साल पहले 6 माह में 1.4 अरब डॉलर का हमें खसारे का सामना था। और शहबाज वजह इसकी आई थिंक क्लियर है। फैक्ट्स हैं कि एक तो बरामदात में इजाफा हुआ है, दूसरा जो तरसीलात ज़र हैं उसमें इजाफा देखने को मिला है। लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट कैच ये है कि इस वक्त आपकी मईशत रुकी हुई है, स्लगिश है, IMF के प्रोग्राम है। अगर पाकिस्तान की मईशत एक नॉर्मल मुल्क की तरह ग्रो कर रही होती तो डू यू थिंक कि ये नंबर्स फिर भी आते? अने कामरान इस पे तो बाद में इसके जो एनालिसिस है वो करते हैं, बट पहले अगर नंबर्स की बात कर लें, यू हैव अ पॉइंट हियर कि ये जो करंट अकाउंट का सरप्लस आ गया 15 साल का पहली दफ़ा, मतलब उसमें मंथली तो आ रहे थे, फर्स्ट हाफ की बात हो रही है, क्या ये सस्टेनेबल है? दिस इज़ द क्वेश्चन जिसको हमारे सामने हम सब के सामने होता है। तो गवर्नमेंट कहती है पॉजिटिविटी की बात करो, आधा ग्लास जो फिल हो गया उसकी बात करो, जो खाली रह गया उसकी बात ना करो। वो नैरेटिव बिल्डिंग की आजकल सारी जंग चल रही है ना इस मुल्क के अंदर। बहरहाल नंबर्स अगेन जैसे पॉजिटिव, एक मैं बात आपकी काट रहा हूँ, पॉजिटिव इस एतबार से तो है कि जिस तरीके से हमने पहले अभी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेट लिमिटेशन की बात की, बावजूद तमाम कोशिशों के वो वायलेट हो रहा है। तो यू नेवर नो, ये भी हमारे यहाँ नंबर्स ऐसा हुआ है कि तब भी हम दिवालिया हुए
कि सारे नंबर्स ही आपके खराब होते हैं, तो एटलीस्ट ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट थोड़ी सी आप वो जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि रिलेटिव स्टेबिलिटी है, रिलेटिव है, रिलेटिव जब स्टेबिलिटी होती है उस पर जश्न नहीं मनाया जाता, उसको कंसोलिडेट करके डीपन करने की कोशिश की जाती है, सस्टेन करवाया जाता है। चूंकि अब कैसे ये हुआ उसका अगर एक नंबर की बात कर ले, पिछला जो माली साल था उसके पहले 6 माह थे, उसमें हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा था $1.4 अरब का खसारे में था पाकिस्तान। अब वो खसारे की बजाय जैसे आपने बताया $1.2 $1.3 अरब का एक सरप्लस आ गया है, जो अच्छी खासी ये इकोनॉमी को स्लो डाउन किया है। कहाँ पे $1.4 अरब का खसारा, कहाँ पे $1.2 बिलियन सरप्लस करो, $2.5 अरब की यहाँ पे इन्होंने एडजस्टमेंट की है। इसमें जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा जरूर है, $1 अरब का है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इजाफा नहीं है। ये नंबर्स सारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाले हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं रफली कुछ 7% एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। अब कहां से आप गेन कहां से कर रहे हो? इंपोर्ट्स जो हैं, इंपोर्ट्स भी आपकी ग्रो कर रही है, बट उस तरीके से उसको ग्रो नहीं करवाया जा रहा है। $25.5 अरब की इंपोर्ट्स पिछले साल थी 6 माह में, अभी वो जो इंपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $28 अरब के करीब है, जिसमें इंक्रीज को रफली 9% का। अगर इन्हीं इंपोर्ट्स को आप नॉर्मल छोड़ दें तो इसमें अच्छा खासा यहाँ पे एक इम्पैक्ट आता है। ये वजह के बावजूद इसके कि एक्सपोर्ट आपकी उसमें इजाफा हुआ 7%, इंपोर्ट आपकी 9% बढ़ी है, फिर भी जो डेफिसिट है ना, ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट में तो आप सरप्लस में चल गए, ट्रेड डेफिसिट अभी भी आपका कोई $11.5 अरब का है आपका 6 माह का। आपकी पाकिस्तान की जो एवरेज इंपोर्ट होती है $2.67 बिलियन हो रही है, इंपोर्ट दबा के भी $4.5 अरब के आसपास रहती है। कहाँ से हम गेन कर रहे हैं? और यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल भी आ जाता है, वो है हमारी जो रेमिटेंसेज हैं, हमारी जो गैर मुल्की तरसीलात ज़र है, मैसिव इंक्रीज है इसके अंदर, बहुत अच्छा है और ये सस्टेनेबल हो लग रहा है, हो रहा है, और इसकी वजह वही एक्सचेंज रेट वाली है। रेमिटेंस जो पिछले साल थी तकरीबन $13.5 अरब की थी 6 माह में, अभी वो ऑलमोस्ट $18 अरब, $4.5 अरब की रेमिटेंस 6 माह में ज्यादा आई है। अब देखें पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम 3 साल का 40 शराइत $7 अरब। जो वर्ल्ड बैंक से अभी हमने कर्जा लेना है $20 अरब का अगले 10 साल में, ऑन एन एवरेज $2 बिलियन। यहाँ पे 6 माह में रेमिटेंस हमारी $4.5 अरब ज्यादा है, और ये ट्रेंड रहा तो आप इसको डबल कर लें, $9 अरब अगर एक साल में आपको रेमिटेंस का आ जाए, ये बहुत बड़ा रिलीफ है, और इसका सारा क्रेडिट हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको जाता है। हमारे यहाँ एक चीज को बहुत बुरा, क्या थोड़ा गवर्नमेंट को भी जाता है? क्योंकि देखे ना, हमारे यहाँ पहले भी लोग ज़ाहिर बाहर रहते थे, हवाला उंडी की वजह से लोग पैसा भेजते थे, कि उसमें भी तो शायद गवर्नमेंट्स ने ये इंसेंटिव्स दिए हैं कि अगर आप थ्रू लीगल चैनल करेंगे तो शायद अब कटौती कम होती है, बेहतर आपको रेट्स मिलते हैं, तो उसमें भी ये फ़र्क आया। क्योंकि आफ्टर ऑल जो अगर आप ओवरऑल देखें भी, ज़्यादातर आपको रेमिटेंसेज मिडल ईस्ट से आ रहे हैं, और कोई बहुत बड़ी रकम नहीं भेजते। इंडिविजुअल कितने भेजते होंगे? $300, $400, $500, अगर आप डॉलर टर्म में देखें तो ज़ाहिर है उनके लिए एक रुपया मैटर करता है। अगर आप उनके थोड़े 2, 4, 5 हज़ार रुपये कटते हैं तो दे विल मेक श्योर कि जी वो ना कटे, मैक्सिमम जो अमाउंट है अपने प्यारों को वो भेजें। देखिए पर्सनली नो कि अगर $400 की आपके बाहर से रेमिटेंस आ रही है, तो उसके ऊपर कोई फी अगर आप होती है कोई $25,000 के करीब होती है, विच इज हैंडसम मनी। इसमें ये बात ठीक है, एक पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव शुरू किया गया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी ना 2008-13 वाली, उस पर हुआ था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये अभी सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने इस इशू को टेकअप किया है कि ये जो रेमिटेंसेज में इजाफा हो रहा है, ये PRI का जो इनिशिएटिव है उसकी वजह से हो रहा है, ये नेचुरल इसके अंदर ग्रोथ आ रही है। तो उसके अंदर इसकी जो कुछ डिटेल्स हैं, स्टैंडिंग कमेटी की जो अगली मीटिंग होगी, माड़ीवाला साहब ने उसकी डिटेल्स मांगी स्टेट बैंक से। अभी जो इनिशियल नंबर्स आ रहे हैं कि उस तरीके से जो इंक्रीज है ना वो नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए, बट इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हम करेंगे। इसमें जो असल चीज़ है ना, जिसको मैं कहता हूँ कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक अपील भी है कि आप रेमिटेंसेज जो है गैर मुल्की हैं वो सॉरी जो पाकिस्तानी बैरूनी ममालिक में हैं वो ना भेजें पाकिस्तान में, वो कामयाब नहीं हो सकती उस तरीके से। देखिए ना, रैकेट $3.1 बिलियन की आपकी रेमिटेंस सिर्फ दिसंबर के महीने में आई है, बावजूद इसके कि PTI ने बड़ी कोशिश की इसको अफेक्ट करने की। तो क्योंकि वो समझने वाली बात यह है ना कि जो पैसा लोग भेजते हैं वो कोई सरकारी खजाने में नहीं भेज रहे, वो अपने प्यारों को भेजते हैं, क्योंकि जिनके ख़ानदान यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि वो जो उनके माहाना अखराजात हैं, अगर वो पैसे उनको नहीं भेजेंगे तो वो अपना खर्चा कहाँ से पूरा करेंगे। तो ये एट फर्स्ट प्लेस ये मुतालबा करना ही मेरे ख्याल में एक गैर मंतकी सी बात है, क्योंकि उसके अमल दरामद नहीं हो सकता। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और सियासत और मईशत को सेपरेट रखना चाहिए।
इमरान खान साहब या उनकी पार्टी की तरफ से इस तरह की जो अपील करना वो मुनासिब बात नहीं है। ये मुल्क हम सबका है, सियासत करें। अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है, कोर्ट्स का के साथ उनका इशू है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, गवर्नमेंट के साथ है, तो उसको सियासत के साथ मिक्स ना करें। अब हो सकता है एक आध बंदा उनकी बात सुन के अपनी फैमिली को पैसे ना भेजे, उसकी फैमिली कितना सफर करेगी। तो इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि लोग ऐसा करेंगे ही नहीं, क्योंकि बच्चों का पेट पालना है, उसी के लिए तो वो बेचारे इतनी मुश्किलात में बाहर जाते हैं। एक और एंगल मुझे अभी याद आया कि देखिए, हो सकता है कि पिछले 2-3 सालों में अगर आपने देखा हो कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल रही है, बहुत ज्यादा ट्रेंड है, लोग पाकिस्तान छोड़ करके बाहर जाना चाहते हैं या बाहर रोजगार की तलाश में जाना चाहते हैं। 2 रोज पहले भी, उससे पहले भी अफसोसनाक वाकया मराकश में अगेन एक वाकया पेश आया जिसमें कई जो पाकिस्तानी बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में बेचारे वो जहां भाग हुए हैं। ये भी आई थिंक नंबर देखने वाला है, क्या 2-3 सालों में जो पाकिस्तानी बाहर गए हैं, क्योंकि जितने पाकिस्तानी बाहर जाएंगे, चलें वो तो किसी और वजह से पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन उनके खानदान तो यही है, मे बी उसकी वजह से भी एक फर्क पड़ा हो। मतलब वी नीड टू चेक। एक तो ये कि इस चीज को बहुत बुरा समझा जाता है कि पाकिस्तानी बाहर क्यों जा रहे हैं। ये एक्सपोर्ट मैन पावर की भी होती है और एक्सपोर्ट जो है वो गुड्स की भी होती है। और दुनिया भर में खासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज जो इतनी बड़ी इकोनॉमीज है, जहाँ पे रोजगार के इतने नाज़िर मौके नहीं होते कि लोग को यहाँ पे नौकरी मिल सके, तो बाहर जाके नौकरी करने में कोई हर्ज नहीं है। और ये कोई पॉलिटिकल कोई इस किस्म का कोई कैंपेन नहीं होना चाहिए कि लोग ज़्यादा बाहर जा रहे हैं तो इसलिए पाकिस्तान जो है कि आप रहने के काबिल नहीं रहा। बहुत सारे मुल्कों में इस तरह के मसाइल होते हैं, सिक्योरिटी के भी इशूज़ होते हैं, ट्रांसपेरेंसी के भी इशूज़ होते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भी होते हैं। ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन नौकरी अगर किसी को अच्छे मौका, जहां पे मौके लोगों को मिलते हैं, उनको जॉब्स करनी चाहिए। इंडिया ने सबसे ज्यादा बेनिफिट इस चीज से लिया। जो इंडियंस हैं जो बाहर जाके काम करते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ी उनकी एक फोर्स है, उनकी लॉबी वो करते हैं। इंडियंस जो है अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने मुल्क के लिए लॉबी करते हैं। मैं पर्सनली इन चीजों का विटनेस हूं, जब हम बाहर जाते हैं हमारे साथ इंडियंस होते हैं, वो कैसे काम करते हैं वहां पे। तो एक तो हुकूमत को इन लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए जो बाहर जा रहे हैं, और जो इस गैर कानूनी तरीके से लोग बाहर जाते हैं, बजाय को जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, बहुत सारी कंट्रीज जो पाकिस्तान से वो मैन पावर मांग रहे हैं, लेकिन उनकी एक ही शर्त होती है कि वो ट्रेंड लोगों, स्किल्ड लोगों, अनस्किल्ड जो लोग हैं, उनकी अब जरूरत उस तरीके से दुनिया में उनके काम की नहीं रहेगी। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात है, खासतौर उनके जो कमर्शियल रिलेशन, उसमें एक बेहतरी आई है, उस पर डिस्कशन करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की अगर आप बात करें तो बज़ाहिर दो तरफ़ा ताल्लुकात में तलखी अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन लगता ये है कि पाकिस्तान अपने जो कुछ फैसले उसने लिए थे उसके हवाले से अब नज़रसानी कर रहा है। और एक उसकी वजह यह भी है कि जो कशीदगी के बावजूद हाल ही में पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद सादिक ने जो दौरा किया था काबुल का, तो वहाँ पर जहाँ TTP वाला इशू है, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत के भी इश्यूज़ हैं, ख़ास करके जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत है उनको कई पाकिस्तान के ऐसे फैसले उन पर एतराज़ात हैं। और अब ECC ने एक फ़ैसला लिया है, आप उसे कह सकते हैं, जो मेरी मुतल्लिका लोगों से बात हुई, कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ज़रूर है। और फैसला वो ये है कि जो गवादर पोर्ट के ज़रिए अफ़गान जो बरामदात इम्पोर्ट्स होती हैं, अगर वो बल्क में होंगी, और यूरिया को स्पेशली जो है वो जो इंपोर्ट करता है अफगानिस्तान, अगर गवादर पोर्ट के जरिए बल्क में करेंगे, तो जो पहले बैंक गारंटी की शर्त रखी गई थी उसको ख़त्म करके अब इंश्योरेंस गारंटी का कहा गया है। और ये अहम फैसला है, और गिवन के जो हमारे इस वक्त रिलेशनशिप है, और फैसला क्योंकि ECC में हुआ है, जो एम्बेसडर मोहम्मद सादिक साहब ने ट्वीट किया है उसमें तो उन्होंने यूरिया के अलावा ये भी कहा है कि इसमें अगर बल्क में अफगानिस्तान गंदम, शुगर वगैरह भी अगर इंपोर्ट करेगा गवादर पोर्ट से, तो उसके लिए भी बैंक गारंटी की जरूरत नहीं होगी। बट आप के मुताबिक जो नोटिफिकेशन है उसमें फिलहाल यूरिया का फैसला लिया गया कि यूरिया नोटिफिकेशंस का भी हुआ नहीं। कल इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ था मोहम्मद औरंगजेब साहब की सरबराही में, और उसमें वजारत तजारत की ये समरी थी। बल्क कार्गो बेसिकली कहा किसको जाता है? बल्क कार्गो का यहाँ पे मतलब उनका ये है गंदम, चीनी और यूरिया, ये तीन चीजें चूंकि बल्क में होती हैं तो इनको बल्क कार्गो का। इन तीनों में से अभी जो समरी
ये बात हम समझ मैंने ये पूछा था, वैसे वजाहत कर दूं, बल्क का ये होता है कि वो पूरी मसलन एक ही शिप होगा, कंटेनर के उसके अंदर एक ही चीज होगी, फिर पैकिंग करके वो सील होता है और सील होकर वो आगे जाता है। तो उनका चूंकि ये सील होता है, बल्क है, उसमें उस तरीके से कोई बहुत ज्यादा अशिया नहीं है जहां भी कुछ स्मगलिंग का कोई चांस हो, तो इसके लिए इंश्योरेंस की गारंटी की जरूरत होगी, बैंक गारंटी की। बेसिकली बैंक गारंटी और इंश्योरेंस गारंटी क्या, बैंक की गारंटी के केस में तो आपके पीछे बैंक के अंदर वो बैलेंस होना चाहिए ना, कैश उतना होना चाहिए गारंटीज के जो टैक्सेस की जो ड्यूटीज की अमाउंट है उसके बराबर। जब वो कार्गो कंटेनर मुल्क से बाहर चला जाएगा, मैंने जिनसे पूछा था, सादिक साहब से मैं पूछा, उन्होंने कहा कि ये तो पूरी करना, मसलन अगर आप $1 मिलियन की कोई चीज मंगाते हैं तो उतने ही $1 बिलियन की आप गारंटी देंगे। वो मैं कह रहा हूं, वो उतना कैश पैसा तो है ही नहीं किसी के पास, होता भी है लेकिन ये अफोर्डेबल नहीं है ना। बेसिकली इसका बैकग्राउंड तो ये ना, मैंने अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था। अक्टूबर 2023 में जब पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का बड़ा मसला बन गया था, हम मुसलसल दबाव डाल रहे थे अफगान गवर्नमेंट के ऊपर कि वो तालिबान के जो TTP है बैंड, इनके खिलाफ एक्शन वो नहीं ले रहे थे। तो फिर हमने वो पॉलिटिकल जो हमारे पास जो लेवरेज थी उसको भी इस्तेमाल किया, इकोनॉमिक लेवरेज को भी इस्तेमाल किया, और उसी इकोनॉमिक लेवरेज में ये था कि, और फिर दूसरा इसका इकोनॉमिक पर्पस भी था कि स्मगलिंग बहुत हो रही थी, जो अफगान ट्रांजिट कार्गो आता था मुल्क से बाहर नहीं जाता था, पाकिस्तान में रह जाता था या जाके वापस आ जाता था। तो इंश्योरेंस में तो ये था कि आपने एक इंश्योरेंस की गारंटी दे दी, जब किसी का क्लेम आया तो वो सेटल हो जाएगा। बैंक गारंटी के केस में वो वहां पे जैसे आपने बताया कि पैसा होना चाहिए, तो उसके बराबर गारंटी होती है जितनी उसकी वैल्यू होती है। उस वक्त हमने ये एक मैयर लिया था, ये हमारा एक इकोनॉमिक टूल था जो इस्तेमाल किया था। उसमें इन्होंने स्लाइटली नरमी की है टू द एक्सटेंट ऑफ जो ECC का फैसला है, जो वजारत खजाना ने अब उसकी प्रेस रिलीज भी जारी की है कि यूरिया की हद तक बैंक गारंटी की जो शर्त है वो खत्म कर दी गई है और इंश्योरेंस गारंटी, लेकिन ये सिर्फ गवादर कराची पोर्ट पे आएगा उसके लिए नहीं। तो अब गवादर में एक मसला और भी ये भी है ना कि गवादर पोर्ट के ऊपर उस तरीके से कमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से जो वहां पे जो डेवलपर है, जो पोर्ट ऑपरेटर है चाइनीज कंपनी, वो उसका तो कारोबार नहीं हो रहा। तो इसी वजह से हुकूमत की भी ख्वाहिश है कि गवादर पहले माल आए, और जो पाकिस्तान का अपना माल भी आता है बाहर से, उसका मेजर पोर्शन गवादर में है। बट प्रॉब्लम यह है गवादर की जो कनेक्टिविटी रोड की उस तरीके से पाकिस्तान रेस्ट ऑफ द कंट्री नहीं है, तो इसमें फिर सब्सिडी इन्वॉल्व होती है और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बट अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप कह रहे थे ना, एक तो असल में हम जब फैसले लेते हैं ना, सम टाइम एक तो रिएक्शन में लेते हैं और उसमें फिर देखते नहीं है कि नुकसान हमने दूसरे का करना होता है, अपना भी नुकसान करते हैं। अब ये जो फैसले रिवर्स हो रहे हैं, जो मेरी बात हुई मुतलका हुकाम से, तो वो यही कह रहे थे कि बिल्कुल स्मगलिंग इशू है, लेकिन हमें अपनी कॉमन सेंस भी अप्लाई करनी चाहिए। बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जो स्मगलिंग नहीं होते, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मसलन जो यूरिया है, वो कहते हैं कि यूरिया जो बाहर से आ रहा है वो महंगा है, पाकिस्तान में सस्ता है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि जी जो महंगा यूरिया अफगानिस्तान के लिए आएगा तो पाकिस्तान में डंप होगा, वो हो नहीं सकता। तो एक तो वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के जो आइटम्स हैं कि जहां पर पाकिस्तान को भी अपना फायदा है, हमें वो देखना चाहिए। ये सिर्फ नहीं देखना चाहिए कि जी अच्छा आपने एज अ फॉरेन पॉलिसी के टूल पर एक फैसला किया है लेकिन नुकसान आप अपना भी कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि अफगानिस्तान के एक तो गवादर पोर्ट को ताकि ज़रा ज़्यादा एक्टिविटी हो, क्योंकि ज़्यादातर वो कह रहे थे कि ये यूरिया जो आती है ऑस्ट्रेलिया से आती है, वो अफगान इंपोर्टर्स करते क्या है कि उसको बल्क में आती है, जबले अली पोर्ट पर उतारते हैं, वहाँ पे पैकिंग करते हैं और फिर कराची पोर्ट के ज़रिए आती है। तो हमें तो उनको नुकसान भी है, डबल करना पड़ता है। और अगर यही गवादर के रस्ते होगा, एक तो गवादर पोर्ट एक्टिव होगी, दूसरा ये है कि हमें भी उसका फायदा होगा। तो ये आई थिंक इट मेक सेंस। और जो मुझे पता चला है कि फर्दर इसके हवाले से जो लिस्ट्स हैं उन पर नजरसानी की जा रही है कि कौन कौन से आइटम्स हैं जिन पर स्मगलिंग नहीं हो सकती, और उसके हवाले से 3 आइटम्स जो है ना, ये तीनों पाकिस्तान से स्मगल होती है। हम इंपोर्टेड की बात नहीं कर रहे। गंदम, चीनी और यूरिया पाकिस्तान में बनती है और पाकिस्तान पैदा होती है और पाकिस्तान से स्मगल होती है। तो उस लिहाज से एक इकोनॉमिक इसकी सेंस बनती थी ड्यूटीज की और बैंक गारंटीज की। अब जो इंपोर्टेड माल है, अब उसके पीछे कोई लोकल यहाँ पे सप्लाई ना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान में गंदम इस दफ़ा भी शॉर्टफॉल है उसका कंपेयर टू आवर कंजम्पशन। ये ऑफिशियल समरीज के अंदर लिखी हुई हैं चीज़ें, नंबर मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ, इस पर कर देंगे कभी बात। दूसरा, चीनी का भी एक मसला हमेशा से रहता है। तो अगर इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये स्टेप बुरा नहीं है, फैसिलिटेशन होनी चाहिए। और इकोनॉमी, अगेन जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में भी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को सेपरेट ही रखा जाए तो बेहतर। हालांकि होता नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान का भी यही झगड़ा है ट्रेड का। अफगानिस्तान के साथ भी हमने ये मामला शुरू कर दिया अक्टूबर 2023 में। तो लेट्स होप ग्रेजुअली रिलेशन। हम जो अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करते हैं
तो इस जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को हमने कहाँ लेके जाना है, आई थिंक 70 ईयर से ज़्यादा हो गए हैं, उसका हम एडवांटेज नहीं ले रहे, तो हमें एडवांटेज लेने की ज़रूरत है। दूसरा, 20 जनवरी को आपको पता है कि अमेरिका के नए सदर जो हैं ट्रंप, वो हलफ उठा रहे हैं और ऐसे इशारे मिल रहे हैं, वैसे तो अफगानिस्तान कोई प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन जो अभी तक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उन्होंने बड़ा हैरानी का इजहार किया कि अमेरिका के विड्रॉल के बावजूद आज भी मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इमदाद है इंसानी बुनियादों के नाम पर वो अफगानिस्तान जा रही है। और बड़े नंबर्स हैं, आई थिंक अगस्त 2021 ये हुकूमत अमेरिका के अपने नंबर्स हैं, कोई 18 अरब डॉलर की इमदाद अमेरिका ने मुख्तस की है या दी है अफगानिस्तान को। 87 मिलियन डॉलर्स कहते हैं कि पर वीक अफगानिस्तान जा रहे हैं। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो ये कह रहे हैं कि वो जब आएंगे तो ये इमदाद बंद करेंगे। और एक रीज़न कि अफगानिस्तान बावजूद उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिकग्नाइज नहीं किया, ये जो डॉलर का इनफ्लो है वहाँ पर, भले ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पर ही हो, तो उनकी इकॉनमी को चलाने में बड़ा मददगार साबित हो रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि अगर ट्रंप आकर ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बंद कर देते हैं तो ये एक चैलेंज होगा जो अफगान तालिबान की हुकूमत है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ज़रा तस्करा करेंगे कि कैसे जो स्टेट रन सरकारी इदारा है पाकिस्तान टेलीविज़न, वहाँ पर जो लोगों की जो नौकरियाँ हैं उसकी भरमार है और अब जो हुकूमत है उसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश कर रही है। किस हद तक वो कामयाब होगी, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान टेलीविज़न की, किसी ज़माने में जब प्राइवेट टेलीविज़न नहीं आए थे, मीडिया को डी रेगुलेट नहीं किया था, तो एक पीटीवी हुआ करता था और पीटीवी का अपना एक स्टैंडर्ड था। उनकी अगर आप खबरों को छोड़ने जा रहे हैं वो तो हमेशा गवर्नमेंट की ही नुमाइंदगी करता था, लेकिन जो इंटरटेनमेंट, उनके ड्रामे आज तक पूरी दुनिया में जो उर्दू जहाँ पर समझी जाती है, बोली जाती है, बड़े वो मशहूर हैं। लेकिन ओवर द ईयर्स जिस तरह हमने देखा कि बाकी रियासती जो इदारे हैं, PIA हो, रेलवेज़ हो, इसी तरह की हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले इदारे हैं, जो उनका हाल हुआ, तो PTV का भी कुछ ऐसा ही हाल है। और क्योंकि शहबाज मैं खुद भी अपने कैरियर में PTV में काम कर चुका हूँ, तो जितना बड़ा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं सिंपली आपको बताता हूं कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आपको एक शख्स वहां पर रखना, एक बंदे की गुंजाइश है, तो उसके मुकाबले में आपने कम से कम 10-12 लोग रखे हुए हैं। कुर्सी उठाने वाला अलग है, पानी देने वाला अलग है, चाय वाला अलग है, माइक लगाने वाला अलग है, इतने लोग वहां पर भर्ती। और वजह यही है कि जो हमारे सक्सेसिव गवर्नमेंट्स होती हैं उनको यही इदारे मिलते हैं, कभी PIA, कभी रेलवे, कि जहां पर जो सियासी भर्तियां हैं वो करें। और अब शायद गवर्नमेंट को थोड़ा अंदाजा हुआ है कि ये इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। ये बात ठीक है। और PTV का चूंकि फोकस सबका हुकूमत का हमेशा से स्टेट रन TV का हुकूमत का ही एक वो इसकी जो मीडिया पब्लिसिटी और सारी चीज़ों को डील करता है। ये कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट और इंटरप्राइजेस की, इसका भी कल इजलास हुआ था और फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब ने इसकी सदारत की थी। तो वजारत इत्तलात ने खुद ये बताया कि उनके तकरीबन 5400 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं PTV कॉरपोरेशन के, 5400, 5400 से भी ज़्यादा हैं। उसमें से उन्होंने कहा जी कि हम कोई 1242 जो लोग हैं उनकी जो पोजीशन सैंक्शन पोजीशंस हैं उनको हम ख़त्म कर रहे हैं। मतलब एक्चुअल जो उनका नंबर इस वक्त सैंक्शन पोस्ट का है वो 5442 है नाजरीन, और उसमें से 1242 जो सैंक्शन पोस्ट हैं जो 23% बंद, तकरीबन हर 4 में से एक जो PTV कॉरपोरेशन का एम्प्लॉई है उसको उसकी जो पोजीशन हुकूमत ख़त्म करने जा रही है। और जैसा अभी कामरान कह रहे थे, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। जितनी वहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉइज़ की, उससे कहीं ज़्यादा है। और ये इसका ब्लेम आप किसी एक गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने अपने बंदे रखे वहाँ पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट ने अपने रखे, PTI की गवर्नमेंट में अपने लोग रखे गए। अगर सिर्फ आप इन एम्प्लॉइज़ का अगर ब्रेकअप देख लेना, जो टोटल रेगुलर एम्प्लॉइज हैं उसके वो 3688 हैं PTV कॉरपोरेशन के, और लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं वो 365 हैं। इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स और एंकर पर्सनस, दोनों इसमें एंकर पर्सन भी और प्रोफेशनल्स भी हैं जो PTV के पेरोल के ऊपर, उसमें 95 लोग हैं। मतलब 95 लोग एंकर पर्सन्स और प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में वहाँ पे हायर हुए हैं। तो जो अच्छा खासा ये एक बड़ा नंबर है जिसको कम करने की ज़रूरत है। और इस अगर आप इनका ओवरऑल अगर इनके आप देखें इनकी आमदन और इनके अखराजात की सूरत हाल 2023-24 में जो पिछला माली साल था उसमें ख़त्म हुआ, उसमें जो सिर्फ हम PTV न्यूज़ की बात करें, जब आप PTV कॉरपोरेशन की बात करते हैं उसमें PTV होम है, बोलान है, न्यूज़ है, वर्ल्ड है,
PTV स्पोर्ट्स है, PTV नेशनल है, PTV ग्लोबल है, तो इनके मुख्तलिफ इनके चैनल्स हैं। इससे अगर हम सिर्फ PTV न्यूज़ की बात करें, इनका जो पिछले माली साल में जो एस्टिमेट था वो कुछ 357 मिलियन रुपए की इनकम का था, बट एक्चुअल उनकी इनकम 200 मिलियन हुई है। खर्चे का एस्टिमेट इनका 585 मिलियन का था, एक्चुअल खर्चा इनका हुआ है 688 मिलियन। ये आदादोशुमार कल जो काबीना की कमेटी थी उसमें पेश हुए हैं। कामरान इसी के अंदर उन्होंने एक PTV और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो कि बेसिकली रेडियो पाकिस्तान है, इन दोनों के सेपरेट बिजनेस प्लान्स की भी अप्रूवल दी है। मकसद यही है कि खसारे में जो जाने वाला अदारा है इसको प्रॉफिटेबल कैसे किया जाए, और जो इनके 5-6 बड़े पॉइंट्स है बिजनेस प्लान के विच मेक सम सेंस कि डिजिटल एक्सपेंशन करेंगे ये लोग। अब डिजिटाइजेशन का जो दौर है जिस तरीके से, बट उससे पहले मुझे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, कल जब मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है वहाँ पे जो नंबर्स दिए, जो टेलीविजन हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका एक आम ख्याल है कि रेवेन्यू इसके जो है वो कम हो रहा है। उन्हें जो इश्तहारात जो दिए गए ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तकरीबन 50 अरब रुपए के थे पिछले माली साल के, जो उससे भी पिछले साल के मुकाबले में रफली 7 अरब ज्यादा है। इंटरेस्टिंगली जो डिजिटल मीडिया है उसके जो इश्तहारात थे उसमें रफली 1 अरब रुपए की कमी हुई है। 26.5 अरब रुपए के थे 2022-23 में, जो कुछ रफली 25.5 अरब रुपए के करीब रह गए। तो वो जो परसेप्शन है उससे नंबर्स ये थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं, बट स्टिल इट्स अ वेरी बिग नंबर। 25 अरब का जो है उसका रेवेन्यू है। ये जो एक तरफ तो आप ये खबर दे रहे हैं, आई थिंक कुछ अर्सा पहले ही मेरी नज़र से जो एक इश्तिहार गुजरा, एक तरफ तो ये जॉब्स जो पोजीशंस हैं वो कम कर रहे हैं कि PTV में मजीद जो भर्तियां हैं उसके हवाले से भी इश्तिहार था, और आमतौर पर ये इश्तिहार उसी वक्त दिए जाते हैं जब आपने कुछ सियासी भर्तियां करनी होती हैं। ज़ाहिर है कि स्टेट का अदारा है, थोड़ा सा फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी होती है। तो मैं आई एम सीरियसली डाउटफुल कि जो भी ये प्लान है, अगर आप PTV जाकर देखें कि उसको सीरियसली वो इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते, और जिस तरीके से रियासत का जो पैसा है मिस यूज़ होता है। एंड डोंट फॉरगेट के पूरा पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करता है, 35 रुपए जो हम बिजली के बिलों में देते हैं, और अवाम उनको फिर अकाउंटेबल उस तरीके से नहीं ठहरा सकती। तो ये चीज़ है। और दूसरा, आपने रेडियो पाकिस्तान की बात की, रेडियो पाकिस्तान में मुझे काम करने का मौका मिला। रेडियो का इसलिए थोड़ा फ़र्क है कि PTV का तो फिर रेवेन्यू है और स्पोर्ट्स भी है, उनका एंटरटेनमेंट भी है। रेडियो पाकिस्तान के पास कोई रेवेन्यू का इशू नहीं है, लेकिन इनके पास इश्यूज हैं। लेकिन जो उसमें इंपॉर्टेंट बात थी कि मैं कुछ अर्सा पहले मुझे पता चला था कि हज़ारों कनाल जो अराजी है वो रेडियो पाकिस्तान के पास है, और ये समझ से बालातर है कि वहाँ पर जो उनके पेंशनर्स हैं समटाइम उनको वक्त पर पेंशन नहीं मिलती। तो जो हज़ारों कनाल अराजी है जो अच्छे वक्तों में रेडियो पाकिस्तान ने ख़रीदी थी, तो आखिर उसको बेहतर इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता इस तरीके से कि ताकि ये वो फंड भी कर सके रेडियो पाकिस्तान को, और जो भी उसकी लाइबिलिटीज हैं भी उसको भी अदा कर सके। तो शायद यहाँ पर गवर्नमेंट की जो इन कॉम्पिटेंस है उसके बारे में भी आई थिंक ये हमें पता चलता है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।